अस्सलाम वीवर, मैं अख्तर कमाल, आपका ट्रेनर लाइफ कोच। और मुझसे काफ़ी लोगों ने जो लोगो थेरेपी के बारे में और मैन सर्च फॉर द मीनिंग, जो कि डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल की एक बड़ी मायानाज़ बुक है, ज़्यादातर सवालात मेरे से लोगो थेरेपी के बारे में कि भाई मैं ज़ाहिर है कि 15 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज ये सिलसिला मैंने किया है कि जो इस तरीके की जो नायाब किताब हैं जिन्होंने कि मेरी ज़िंदगी में बड़ा एक इम्पैक्ट लाया है और जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो कोशिश ये करूँगा कि अपने अल्फाज में अपनी किसी एक तजर्बे की रोशनी में कुछ चीज़ें आपको इस तरह की मैं पेश करूँ कि जो आपकी समझ में आ जाए। दोस्तों, मेरा हमेशा से यही तरीका कार रहा है कि जो भी साहिब किताब है मैं उसके बारे में पूरी डिटेल हासिल करता हूँ उसकी किताब पढ़ने से पहले, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो बोले हुए जो अल्फाज हैं, ये लिखे हुए जो अल्फाज हैं, इनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है जो पढ़ने वाले पे, सुनने वाले पे बड़ा एक इम्पैक्ट करती है, एक पॉजिटिव वाइब जिसे कहते हैं। और अब साहिब किताब के ज़िक्र से पहले मेरा जो है तमाम पढ़ने वालों से सिर्फ एक सवाल है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही कठिन है, बहुत मुश्किल है, मिजरेबल है, तो अब जो मैं स्टोरी या जो डॉक्टर फ्रैंकल के बारे में जो उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप में गुजारी है, वो मैं आपको बड़ा चीदा अल्फाज में जो मैंने यह नोट किया है वो मैं बताना चाहता हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो के दो पार्ट हैं। आज डॉक्टर फ्रैंकल की जो बुक है मैन सर्च फॉर मीनिंग, जिसने मेरी ज़िंदगी में तो बहुत असर डाला है, तो कोशिश ये करूँगा कि अपने ज़ाती तजर्बात की रोशनी में, मुशाहिदात की रोशनी में, एक लोकल टच के साथ एक बड़ी आसान सी लेमन ज़बान में मैं आपको ये चीज़ें बता दूँगा कि एक शख्स जिसने ये किताब ली है उसने कितनी मिजरेबल, कितनी दुख, कितने तकलीफ़ और कितनी सऊबतें जिसका आप तस्वुर भी नहीं कर सकते, वो साहिब किताब के बारे में और उनकी जो वर्ल्ड फेम जो बुक है, जिन्होंने लाखों और बल्कि कहा जाए कि करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों पर असरात जो है वो डालें, उसका कुछ थोड़ा सा मुख्तसरन ज़िक्र करूँगा मैं। और नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी, जो पार्ट 2 होगा, उसमें मेरे अपने अल्फाज और किस तरीके से लोगो थेरेपी डेवलप हुई और किस तरीके से वो आम ज़िंदगी में काम आ सकती है और किस तरीके से आप अपना जो मीनिंग है या पर्पस ऑफ लाइफ है वो ढूंढ सकते हैं, और जिस तरीके से अगर आपकी डायरेक्शन लाइफ जा रही है तो किस तरीके से आप जो है उसको एक ऑन ट्रैक ला के एक पर्पसफुल लाइफ गुजार सकते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों ज़रा लंबी है। जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, इसको पूरा देखकर, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, ये दरअसल 1945 की वर्ल्ड वार 2 के पस मंज़र की लिखी हुई कहानी है। जर्मनों का यहूदियों पर जुल्म और पूरे अपने जोबन पे था, और विक्टर और उनके साथियों को जर्मन फ़ौज ने गिरफ़्तार किया और उनको एक ऐसी जेल में बंद कर दिया गया जहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा जाता था। और मौत के घाट भी इस तरीके से उतारा जाता था कि कंसंट्रेशन कैंप होते थे और उसमें जो है वो उनको मार दिया जाता था, यानी इन अदर वर्ड उनको ज़िंदा जला दिया जाता था। तो उसी कैंप के अंदर ही एक जन्म लेने वाली एक शख्स की ये कहानी है जो उन्होंने ये किताब लिखी। और इस कहानी का जो ताल्लुक़ है वो दुनिया को इसके नतीजे में जो मिलने वाली एक बहुत ही एक नायाब बुक है मैन सर्च फॉर मीनिंग, उससे इसका ताल्लुक़ है, जिसमें लाखों लोगों की ज़िंदगियों में जो है फ़र्क आया। डॉक्टर फ्रैंकल बताते हैं कि हमें काम के सिलसिले में कंसंट्रेशन कैंप में भेजा गया और इस काम के सिलसिले में कंपनी ने जेल इंतज़ामिया को एक भारी रकम दी थी, बेकार कैंप टाइप के जिसे कहते हैं। लेकिन हमारी वहाँ पहचान कोई कैदी की नहीं थी। मेरी पहचान तो सिर्फ एक कैदी नंबर थी, 119104 मेरा नंबर दिया गया था, और वहाँ कोई नाम वाम से किसी को नहीं पुकारता था, और बस एक कैदी नंबर जो है मुझे लॉट किया। कहते हैं कि कैंप में रहते हुए मैंने वहाँ रिएक्शन जो साइकोलॉजिकल जो रिएक्शन को देखा, तो मैं जो कैदी कैंप में लाया जाता था वो कैंप के हालात को देखकर गहरे सदमे में चला जाता था। कैदियों को किसी जानवर की तरह ठोस कर जो है कैरेज में लाया जाता था और सिर्फ ऊपर के हिस्से में थोड़ी सी जगह एक खोल दी जाती थी कि ये सांस ले सकें, और हर कोच में तकरीबन 80 के करीब कैदी भरे गए थे। हमें ये लग रहा था कि पड़ोसी मुल्क शायद ये पोलैंड में हमें लेके जा रहे हैं और वहाँ हमसे ये काम हम करेंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी मंजिल कंसंट्रेशन कैंप पे। वहाँ हर तरफ ऊँची दीवारें थी, खारदार तारें लगी हुई थी और हर जगह निगरानी करने वाले टावर थे, और टावरों पर मुसल्ला गार्ड जो है बैठे रहते थे।
हर जगह कैदियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। हमारी ट्रेन के गैरेज के दरवाजे खुले और धारीदार यूनिफॉर्म पहने कुछ सर मुंडे हुए कैदी अंदर आए और हम सबको अपने पीछे आने का कहा। हम अपने सही सलामत होने की दुआएं करने लगे और फिर आर्डर आया कि अपना सामान ट्रेन में ही छोड़ दो। फिर हम सब लोगों को अलग अलग लाइनों में खड़ा कर दिए गए, हत्ता कि हमारी चीज़ें, घड़ी, चेन, अंगूठी और जो भी सारी चीज़ें थी वो हमें छोड़नी पड़ी। उन्होंने कहा कि आप अपना सामान नहीं ले जा सकें और उन्होंने कहा कि आप एक लाइन में लग जाएं। अब दोस्तों, जैसे जैसे वो लाइन आगे बढ़ती जा रही थी, वहाँ एक बड़ा अट्टा कट्टा मस्टंडा सा एक सिपाही था और वो लोग जो कैदी थे उनकी जिस्मानी साख देख के वो उनको डिसाइड कर रहा था कि आपने लेफ़्ट जाना है, आपने राइट जाना है, वगैरह वगैरह। कहता है कि मैं भी लाइन में लगा हुआ था तो किसी ने मुझे पीछे से मेरे कान में कहा कि जो लोग दाएं तरफ जा रहे हैं वो जो है काम के लिए फ़िट हैं और इनके मतलब के हैं, और जो जिन लोगों को लेफ़्ट की तरफ भेजा जा रहा है वो बीमार हैं, लागिर हैं और कैम्प में उनके लिए कोई जगह नहीं है। वो कहते हैं कि कुछ देर के बाद मेरा नंबर आ गया और मैंने हर तरीके से अपना सीना फुला के और ये अपने आप को ये जाहिर किया कि भाई मैं काम के लिए फ़िट हूँ बिल्कुल ही। तो जो गार्ड था उसने कहा कि जी आप राइट साइड पे जाएं, और दरअसल वो कहते हैं कि मैं यही चाहता था। वो कहते हैं कि 98% लोगों की जो किस्मत का ये दाएं और बाएं भेजने में ही फ़ैसला हो जाता था कि किस लोगों ने यहाँ रहना और किन्होंने कंसंट्रेशन कैंप में जाना। अब वहाँ क्या होता था कि कंसंट्रेशन कैंप में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जिसको वो लोग गैस टावर कहते थे। उन लोगों को, जो बीमार लोग थे, वहाँ पर उनको ले जाया जाता था और उनको एक साबुन देते थे कि भाई जाएं और जाने के बाद आप वहाँ पर शावर ले लें, गुस्ल कर लें। उसके बाद उन लोगों का कुछ पता नहीं चलता था। हत्ता कि कहते हैं कि मेरे सामने जो शख्स खड़ा हुआ था वो बीमार था, उसको भी उन्होंने वहाँ किया। तो जब ये सिलसिला ख़त्म हुआ तो मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि आपके आगे जो शख्स खड़ा हुआ था उसको ऊपर पहुँच चुका है, उसको मार दी। दीवारें इतनी ऊंची थी और उसके साथ इलेक्ट्रिक वायर और सारा कुछ वो था कि उसके वहाँ भागने का सोच भी नहीं सकते। अब क्या हुआ कि वहाँ जब हम कैंप से गए तो गार्ड ने कहा कि अब सब तुम अपने कपड़े उतार दो, और बिल्कुल हम नंगे हालत में थे। और जिन लोगों ने बेल्ट पहनी हुई थी उन बेल्ट पहनने वालों को उन्होंने कोड़ों से जो है ना मारना शुरू कर दिया और एक कमरे में अलहदा हमें लेके गए और वहाँ हमारे जिस्म के एक एक बाल, पूरे बॉडी के जो बाल थे ना वो निकाल दिए और उसको शेव ऑफ कर दिया, और इस हद तक कर दिया कि हम एक दूसरे की शक्ल देख के हम एक दूसरे को पहचान ही नहीं रहे। फिर उसके बाद उन्होंने हुक्म दिया कि जी आप नहाएं। तो हमने डरते डरते जो टैप को खोला तो उसमें वाटर आ रहा था, तो हमें ये यकीन हो गया कि चलो यार गैस तो नहीं है, यहाँ पर जो है वो पानी है। उसके बाद 8 फीट की एक कोठरी में मुझे बंद कर दिया गया और उसमें 8 कैदी पहले ही से थे और जो कि सख्त सर्दी से बिल्कुल ठिठर रहे थे, बेइंतहा सर्दी थी, और उनको जो ओढ़ने के लिए 2 कंबल दिए और वो भी फटे हुए इस तरीके से। वो कहते हैं कि सुबह उठकर कोई ब्रश नहीं होता था, हमारा दिन शुरू हो जाता था। कुछ लोगों ने कुछ दिन के बाद उन्होंने तरस खा के हमें कुछ कटे पिटे जो है कपड़े दे दिए, वो हम पहनने लगे, लेकिन कोई बीमारों के लिए दवा वगैरह का कोई ख्याल ही नहीं था। हम में से सबकी यही ख्वाहिश थी कि हम जल्द से जल्द यहाँ पर ख़ुदकशी कर लें, या भागने का तो सवाल ही नहीं करता। तो सबके जहनों में यही ख़ुदकशी वाला वही था, क्योंकि बेवजह तशद्दुद करके गार्ड जो है सबको मारते थे और हमें पता ही नहीं चलता था कि अगला पल हम ज़िंदा रहेंगे या नहीं करें। लेकिन हमने अपने आप को फ़िट करने के लिए जो है ज़िंदा रखा था कि चलो कम से कम काम करते रहें तो हम यहाँ पर ज़िंदा रहेंगे। बीमार होने का कोई तसव्वुर नहीं था, बीमार अगर हैं तो हैं, कोई उसका वो नहीं है। और ज़्यादा अगर होता था तो तरस खाकर वो जो है एक डिस्प्रिन की आधी गोली एस्प्रिन दे देते थे और वो इस तरीके से गुजारा होता था। ज़्यादातर मरीज़ ठिठर के, बीमार हो के, लागिर हो के जो है आहिस्ता आहिस्ता मर रहे थे। अब मसला ये था कि उस 8 फीट की कोठरी में हमने खाना भी है, पीना भी है, वॉशरूम भी है, सारा कुछ। और वॉशरूम का आप अंदाज़ा लगा लें कि जो नए कैदी, जो हमारे बाद जो नए कैदी आते थे, उनसे वो सारी शिट और गंदगी सफ़ा करते थे, और अगर वो थोड़ा सा रिलेक्टेंट होते थे, जो हेजिटेट करते थे, तो वो जालिम जो है ना वो गंदगी सारी उनके मुंह पे मल लेते। 12 साल के एक लड़के को उन्होंने सज़ा दी कि तुमने बर्फ़ पे खड़े होना है, बर्फ़ पे चलना है। उस बच्चे को गैंग्रीन हो गया और उसका कोई इलाज नहीं हुआ। ये रोज़ाना का ये एक मैटर था। आप तरह से तसव्वुर करें कि उस लाइफ का कि कितनी होती। कुछ लोग ऐसे थे कि जो सकते से ही मर जाते थे और पता नहीं चलता था कि हमारी जो मरने में कब हमारी बारी आएगी और कंसंट्रेशन कैंप में गएंगे।
वो बताते हैं कि अभी 2 घंटे पहले की बात है कि मैं अपने कैम्प में था और एक कैदी था, वो मेरे सामने मर गया ठठर के। कहते हैं कि उसके मरने के बाद तमाम कैदी उसके ऊपर झपट पड़े, कोई उसका कोट उतारता, कोई उसका जो है जूता उतारता, कोई इसके मोज़े उतारता, हत्ता कि कुछ लोगों ने उसका जो खाना है ना वो भी तक वो कर दिया, और वो बिल्कुल उसकी लाश जो है बिल्कुल नंगी, और इतनी जो है वो समझ लें कि पैथेटिक कंडीशन थी। वो कहते हैं कि मैं एक दफ़ा रेलवे ट्रैक पे काम कर रहा था और अचानक बर्फ़ का तूफ़ान आ गया। मैं एक मोमेंट के लिए एक छोटी से थोड़े से पल की नीचे बैठा हूँ तो गार्ड की नज़र मुझ पे पड़ गई। उसने पत्थर उठा के जो मुझे मारा तो मेरा सर फट गया। और कहते हैं बस हम लोग जानवरों की तरह बन के रह गए थे, हमारे ज़ख़म बन के जो है ज़ख़म सूज गए थे, और इस हद तक हमारे मोटे पाँव और तकलीफ़देह पाँव हो गए थे कि जूता नहीं आता था पाँव में, लेकिन मजबूरी ये थी कि जूते हमने पहनने पड़ते थे क्योंकि सर्दी का हमने मुकाबला करना था। वो कहते हैं कि हमारे दिमाग में, डॉक्टर विक्टर कहते हैं कि अब सिर्फ 2 ही बातें आती हैं कि एक तो हमें ज़िंदा रहना है, दूसरे अपनी भूख प्यास मिटाना है। वो कहते हैं हम कभी गार्ड से छुपकर आपस में बातें करते थे कि अल्लाह ने चाहा अगर हम बच गए, ये देखें पॉजिटिविटी का यहाँ से शुरू होती है, अगर हम बच गए तो फिर हम सब इकट्ठे होंगे और उस दिन एक बहुत बड़े खाने का ऑर्डर देंगे और जी भर के हम खाना खाएंगे, अपनी फैमिली से मिलेंगे। वही कहते हैं कि जब हम इतने लागिर हो गए थे कि जब आपको पता है कि जो आपकी बॉडी की जो फैट्स है ना वही आपका जो है वो आपका जो जिस्म खाने लगती है, और इसी वजह से हम हड्डियों का ढांचा बन गए थे। और हड्डियों के ढांचे के बाद हमें यही नहीं पता होता था कि अब इसके बाद हमारा ज़िंदा रहना कैसे और किसका अगला नंबर होगा। वो कहते हैं कि वहाँ टाइफाइड की बीमारी फैल रही थी और उन्होंने मुझे दूसरे कैंप में भेज दिया, उन्होंने मैं कचरे की तरह ठूस दिया। मेरा घर भी, कहते हैं कि जिस ट्रेन में मैं बैठा था मेरा घर भी वहीं पड़ता था, तो मेरे दिल में एकदम ऐसी जो है ख्वाहिश ज़ाहिर हुई कि कम से कम मैं उस घर को देख लूँ, क्योंकि वो रेलवे ट्रैक मेरे घर के पास से जाता था। कहता है बिल्कुल जानवरों से भी बदतर उन्होंने सब कैदियों को वो किया हुआ था। तो मैंने कैदियों से थोड़ा सा वो रिक्वेस्ट की कि मुझे एक ज़रा सा होल मैं बाहर देखने की जगह दे दो, मैं अपने घर को देखना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने जो है ना इसको जगह नहीं देखी। वो कहने लगा कि मैंने अपने आप को मसरूफ़ करने के लिए कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े, सिगरेट के पैकेट और ये सारी चीज़ें जो है ना ये मैं जो है इसमें कुछ ना कुछ लिखता रहता था, क्योंकि कहते हैं कि मेरा खुदा पर भरोसा था कि अगर वो हमें इस हालत में लाया है तो वो एक ना एक दिन हमें यहाँ से ज़रूर निकालेगा। वो कहते हैं कि भले हमारे जिस्म को तकलीफ़ हो रही हो, लेकिन हमारी रूह उड़ते परिंदों की तरह आज़ाद थी। आप तसव्वुर करें कि ऐसी हालत में कैदी के पास क्या बचता है जब वो खुद को ज़िंदा रखने के लिए उम्मीदें, यादें और इस तरीके के जज्बात रखें कि मैं अपने ख़ानदान के प्यारों के साथ मिलूँगा वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें। कहते हैं एक दिन सुबह उठते ही हम काम पर चले गए। मेरा जो हमेशा जो मेरी आदत थी कि मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलता था, जो आहिस्ता चलता था तो फ़ौजी उनको ठुड्डे मारते थे। मेरे साथ चलने वाले एक बंदे ने मुझे कहा कि सोचो अगर हमारी बीवियाँ इस हालत में हमें देखें तो क्या कहेंगी और क्या सोचेंगी। दोस्तों इस आदमी की बात सुनकर, बीवी का जिक्र हो के मैंने सिर्फ अपने आप को आसमान की तरफ देखा, और उस दिन मुझे प्यार वाले गाने या पोएम का मतलब समझा, नेचर का मतलब समझा, उसकी वैल्यू को जाना, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी ज़िंदा है या नहीं है। दोस्तों यहाँ मैं ये बात बताना चाह रहा था आपसे कि जिस वक्त ये कैंप में आए थे डॉक्टर फ्रिंकल, इनके माँ बाप को, इनकी बहनों को, इनके भाई और इनकी बीवी को जर्मनों ने मार दिया था। कहते हैं कि वहाँ हमको सिर्फ एक नाम दिया गया था, वो हमें सुअर या पिग कह के पुकारते थे। मेरी बीवी ज़िंदा थी या नहीं थी मुझे इसका नहीं था, और ना ही मैं ये भी चीज़ें तो और करना चाहता था। इस दौरान ये हुआ कि कहते हैं कि कुदरत की एक एक चीज़ को मैं नोटिस करता था, और कहते हैं कि कंसंट्रेशन कैंप में जब वार्ड चेंज किया तो मुझे भी जो है टाइफाइड हो गया और मेरी भी बड़ी बुरी हालत थी। और फिर किसी तरीके से अपने जहन को मैंने सबकॉन्शियस माइंड में मैंने कहा कि नहीं ये जिस्म भला है इनके काबू में है, लेकिन मेरी जो रूह है, जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है, इनको ये काबू नहीं कर सकती। वो कहते हैं कि मैंने कोशिश ये की कि एक दफ़ा भागने की वहाँ से प्लान भी बनाया और सारा इंतज़ाम भी कर लिया, और एक मेरा साथी था उसने जर्मन वर्दी वगैरह और कहा था कि कैंप के बाहर जो है मैं आपकी मुलाकात हो जाएगी और अब मैं भाग जाऊँगा। वो कहते हैं कि अच्छा हुआ मैं नहीं भागा, क्योंकि इलेक्ट्रिक के बाद सारे तार थे बिजली के,
और उसके 3 दिन के बाद जो एक बैटल फ्रंट था वो वहाँ पहुँच गया और उसने हमें पता चला कि हमारी आज़ादी दूर नहीं। उसने फायरिंग की वहाँ पर, तमाम गार्ड्स को भगा दिया, कैंप को आग लगा दी, बीमार कैदियों को दवाएं दी और अच्छा खाना खिलाया। रात को जो कंसंट्रेशन कैंप जो मैदान जंग बना होता था, बड़ी वहाँ रौनक और जो लाइटें होती थी वो तमाम वहाँ पर बुझ गई, परसुकून हो गई, हमें इस तरीके से आज़ादी मिल गई। दोस्तों, विक्टर ने ये किताब इसलिए नहीं लिखी कि वो आपको अपनी जो ये जानलेवा या मुसीबत वाले जो वाक़यात बना के डिप्रेस करे या जो इस तरीके से एक सेल्फ पिटी वो चीज़ करे, बल्कि उसने इसलिए लिखी कि इंसान कितनी ही ख़राब सूरत हाल में उसे जीने की कभी कोई उम्मीद जो है ना वो खोनी नहीं चाहिए। उसको जीने की कोई ना कोई वजह ढूंढनी चाहिए और वो वजह ढूंढ भी लेता है। इसके ज़रिए वह तमाम अपने मुश्किलात, मसाइब और आसानी से जो है वो छुटकारा हासिल कर लेता है। दोस्तों, जो इस किताब के थ्रू जो टेक्निक डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने दी उसको लोगोथेरेपी कहते हैं। मैंने किसी अपनी वीडियो में पहले बताया था कि लोगोथेरेपी दरअसल एक यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका जो निकला है लोगोस से, जिसका मतलब है मीनिंग। यानी आसान लफ्ज़ों में अगर हम अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा मकसद या पर्पज़ मिल जाए या ऑब्जेक्ट मिल जाए या गोल मिल जाए, तो मकसद हर रोज़ हमें मोटिवेट करेगा कि हमें हर सुबह उमंग भरे दिलों के साथ उठाए कि मैं सुबह को उठना है, फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ जगह जाना है, किसके लिए करना है, क्यों करना है और किस मकसद से करना है। अगर हमें वो मकसद समझ आए तो हमारी ज़िंदगी में बेहद आसानी और कामयाबी हो सकती है। इसी को हम आसान ज़बान में लोगोथेरेपी कहते हैं। दोस्तों, ये मकसद, ये उम्मीद, ये सारी चीज़ें जब मेरी 26 साल उम्र हुई थी तो मुझे ये समझ आई थी कि यार हम क्यों दुनिया में आए, क्या इंसान है, हमारा क्या है, हमें कुछ ना कुछ समाज को कोई चीज़ अपनी लौटानी है। और ये मेरे जो अनजानी गुरु हैं वो कहते हैं कि 27 साल की उम्र में मुझे ये सारी चीज़ें आई। दोस्तों, पर्पज़ ऑफ लाइफ, मीनिंग ऑफ लाइफ इस किताब में बड़ी अच्छी तरीके से बयान किया गया है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं अब आपको बताऊंगा कि मेरा तजर्बा क्या है और उस किताब की जो करेक्ट है वो क्या कहता है। अभी सिर्फ मेरा ये बताने का मकसद था कि जो साहिब जो किताब है, मैंने बड़ी मुख्तसरन होके इतनी मोटी बुक को और ये तमाम चीज़ें वो की। अगर आप इसको मज़ीद विजुअली देखना चाहते हैं तो एक बहुत ही मशहूर ज़माना फ़िल्म है एश्वेट्स और एस्केप फ्राम सोबिवर, तो इन दोनों को मैं नीचे डाउन लिंक में भी इसका वो दे दूँगा, इनको ज़रूर देखें, फिर आपको पता चलेगा कि कितना इन पे जुल्म हुआ है और किस तरीके से जो है इस शख्स ने अपनी उम्मीद को रखी और अपने आप को जो है ज़िंदा रखा। मेरे गुरु बताते थे कि एक तरीके से उनको समझ लो कि जिस तरीके से इंसान को फ्राई नहीं कर देते, एकदम पकौड़ा जिससे बना देते, उस पे भी जो है डॉक्टर फ्रैंकल हंसते थे और अपने दिल में ये इतना स्ट्रॉन्ग उनका बिलीव और इतना स्ट्रॉन्ग उन्होंने काम किया हुआ था अपने सबकॉन्शियस माइंड पे कि ये कुछ भी कर लें, मुझे जला लें या जो भी कर लें, ये मेरे माइंड से मेरी आज़ादी को नहीं छीन सकती। दोस्तों, ये सारी बारीक बीनी से ये सारा इल्म और ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मैं पार्ट 2 में बताऊंगा कि क्या इंसान की ज़िंदगी का मकसद है, पर्पज़ है और कैसे वो इसको ढूंढ सकता है और कैसे मीनिंगफुल अपनी लाइफ को बना सकता है। आपका अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें, ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को खुश रखें और कोशिश करेंगे दूसरे आपकी वजह से खुश रहें। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच माई नेक्स्ट एपिसोड और पार्ट 2 of this video. Thank you very much for watching. God bless you.